आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हम संचार और उसके माध्यम का जो अगला खंड है, अगला जो हिस्सा है, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जो संचार और उसके माध्यम है, इसके बाद उसमें जो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, इसके बारे में हम इस कक्षा के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे और भी माध्यम होते हैं, जैसे कि सबसे पहला हम इसमें आज की कक्षा के माध्यम से लेते हैं प्रिंट मीडियम, मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडियम जिसको हम बोलते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, जो हम डेली समाचार पत्र पढ़ते हैं, पुस्तिकाएं पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, ये सब प्रिंट मीडिया कहलाता है, मुद्रित माध्यम कहलाता है, संचार का मुद्रित माध्यम। तो प्रिंट माध्यम का आशय है छपाई वाले संचार के माध्यम, इसे मुद्रण माध्यम भी कहते हैं। इनके कुछ रूप हैं, जैसे कि समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट हैं, ये सब क्या है? जनसंचार के माध्यम है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से यह सबसे पुराना, महत्वपूर्ण और विस्तृत माध्यम है। बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे पुराना, विस्तृत और महत्वपूर्ण माध्यम कौन सा है? तो ये जो है मुद्रित माध्यम और खासकर समाचार पत्र, ये सबसे पुराना माध्यम होता है। बच्चों, इसके मुद्रित माध्यम के लिए छापाखाना जो होता है, प्रिंटिंग मशीन, उसकी आवश्यकता होती है। तो आधुनिक छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार सीबीएसई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला था और इसका उद्देश्य था, ईसाई मिशनरियों ने इसको खोला धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए। क्रिश्चियन मिशनरीज ने खोला था अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पुस्तकें छापने के लिए। बच्चों, इसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं कि इस जो माध्यम है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, परमानेंट होते हैं ये वर्ड। इन्हें सुविधा अनुसार किसी प्रकार से पढ़ा जा सकता है, जबकि हम और माध्यम देखें तो परमानेंट नहीं होते, वो डिलीट हो जाते हैं, लेकिन ये जो है ये परमानेंट है आपके पास। दूसरा, यह माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है, क्योंकि सब प्रिंटेड ही आता है आपके सामने, तो कोई ना कोई तो इसको लिख ही रहा है, इसके बाद प्रिंट हो रहा है। यह चिंतन, विचार, विश्लेषण का माध्यम है। इसको पढ़ करके लोगों के मन में चिंतन जागृत होता है और लोग विचारों का विश्लेषण करते हैं। अब बच्चों, इतनी इसकी विशेषताएं हैं। अब दूसरा आता है इसकी सीमाएं, लिमिटेशंस क्या हैं, कमियां क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत, जो ये हमारा जो देश है, खासकर हमारा देश, इसमें सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये निरक्षर जो लोग हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए किसी काम का नहीं होता। दूसरी बात, ये तुरंत घटी घटनाओं को संकलित नहीं कर सकते। एक समाचार पत्र आज आ गया आपके हाथ में, अगला समाचार पत्र 24 घंटे के बाद आता है। इस दरमियान दुनिया में बहुत कुछ घटित हो चुका होता है, तो आपको अगला समाचार पत्र 24 घंटे बाद ही मिलेगा। तो इस बीच जो घटी घटना है, उसकी जानकारी आपको इन माध्यमों से नहीं मिल पाती है। दूसरा, इसमें स्पेस तथा शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। लिमिटेड स्पेस होता है और उसकी वर्ड लिमिट भी लिमिटेड होती है। इसमें एक बार समाचार छप जाने के बाद अशुद्धि सुधार नहीं किया जा सकता उस अखबार के माध्यम से। हाँ, अगर कोई गलती हुई है तो अगले दिन जो समाचार पत्र के संपादक हैं और उसके या फिर जो संगठन है, वो अशुद्धि पत्र छाप सकता है, लेकिन उस समाचार पत्र में ऐसा संभव नहीं है जो आपके हाथ में आ चुका है। इसके बाद देखें हम बच्चे कि अब इस माध्यम से लिखने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक, भाषागत शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। दूसरा, प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाए, जो भाषा फैशन में नहीं है, जो भाषा आसपास के लोग समझते नहीं है, उस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाए, वरना ये तो वही हो जाएगा कि भैंस के आगे बीन बजाना। अगर हमको भाषा समझ में नहीं आएगी तो वो किसी काम का नहीं है। समय, शब्द व स्थान की सीमा का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये समय और स्थानबद्ध होता है। इसमें जितना स्थान जिस भी क्षेत्र को दे रखा है, उसी के अनुसार इसमें लिखा जाता है, छापा जाता है। लेखन में तारतम्यता एवं सहज प्रवाह होना चाहिए। तारतम्यता, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और जो लिखा हुआ है वो फ्लुएंट होना चाहिए, कहीं उसमें रुकावट का एहसास हमको नहीं होना चाहिए। बच्चों, हम देखें दूसरा माध्यम है इसका रेडियो, आकाशवाणी। आजकल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं आकाशवाणी और रेडियो के माध्यम से ही करते हैं। जो बच्चों, आज के इस ज़माने में हालांकि रेडियो का जो है वो प्रचलन बहुत कम मात्रा में हो गया है,
लेकिन ये लोगों के मनोरंजन का सूचना देने का बहुत पुराना साधन है। ये भी रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, मतलब सुन करके, इसको सुन करके हम इससे जानकारी हासिल करते हैं। इसमें शब्द एवं आवाज़ का महत्व होता है। शब्द और आवाज़ के माध्यम से ही समाचार हम तक पहुंचते हैं। बच्चों, रेडियो समाचार की संरचना जिस प्रकार और समाचार पत्रों में समाचार लिखे जाते हैं उल्टा पिरामिड शैली, इन्वर्स प्रिज्म जो स्टाइल होती है उसके अनुसार होती है। सबसे महत्वपूर्ण खबर ऊपर, इसके बाद कम महत्वपूर्ण, फिर लास्ट में सबसे कम महत्वपूर्ण। इसमें भी समाचारों के 3 खंड होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन, जैसा कि समाचार पत्र में होता है। इसमें तथ्यों को महत्व के क्रम से प्रस्तुत किया जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, सबसे महत्वपूर्ण खबर है सबसे पहले, और इसके बाद उस खबर का सबसे कम महत्वपूर्ण है सबसे अंत में। बच्चों, रेडियो समाचार लेखन के लिए सबसे बुनियादी बेसिक बातें कौन सी हैं? एक, समाचार वाचन के लिए तैयार की गई जो कॉपी है वो साफ सुथरी और टाइप्ड होनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना, ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। कॉपी को ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए ताकि अक्षर दूर दूर रहें, साफ साफ दिखें, स्पष्ट दिखें। इसमें कहीं अक्षर एक दूसरे से मिलते जुलते या फिर मिक्स होते हुए प्रतीत ना हो। पर्याप्त हाशिया मार्जिन छोड़ा जाना चाहिए, जिस कॉपी के अंदर साइड में काफ़ी मार्जिन छोड़ना चाहिए। अंकों को लिखने में सावधानी रखनी चाहिए ताकि बोलते समय जो वक्ता है उसको अच्छे से बोल पाए। संक्षिप्ताक्षरों एब्रिब्रिएशन का प्रयोग से बचा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो को हम AIR लिख दें। अब कई बार हम AIR लिख रहे हैं लेकिन बोलने वाला उसको उस समय रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो इसके बजाय इसको पूरा लिखना चाहिए ऑल इंडिया रेडियो। AIR ये एब्रिविएशन है ऑल इंडिया रेडियो का। बच्चों, हम अगला जो माध्यम है इसका है टेलीविज़न अर्थात दूरदर्शन। दूरदर्शन जनसंचार का सबसे लोकप्रिय व सशक्त माध्यम है, सबसे मजबूत माध्यम। इसमें ध्वनियों के साथ दृश्यों का भी समावेश होता है, इसलिए इसको दृश्य श्रव्य माध्यम बोलते हैं। इसके लिए समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द व पर्दे पर दिखने वाले दृश्यों में समानता हो, कोऑर्डिनेशन हो। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ दिख कुछ और रहा है और लिख कुछ और रहा है, तो इनमें समानता होनी चाहिए। बच्चों, इसमें अब जो टेलीविज़न पे हम जो समाचार देखते हैं, कई न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, तो उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, आखिर जो हम तक जो खबरें आ रही हैं उसको किन किन चरणों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले होता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। क्या क्या होती है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज? इसमें कोई भी बड़ी खबर कम से कम शब्दों में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। घटना घटित होगी तुरंत, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है कि ये ब्रेकिंग न्यूज आपकी आ रही है। और ब्रेकिंग न्यूज जो है इसमें बहुत छोटे छोटे शब्दों में और बहुत कम समय में तत्काल दर्शकों तक ये पहुंचाई जाती है। जैसे भारत का मैच चल रहा किसी से और रिजल्ट आ गया तुरंत, तो उसको बोला भारत 4 विकेट से जीता, ठीक है। तो ये इसमें तुरंत जो खबरें हैं कम से कम शब्दों में पहुंचाई जाती है, इसको फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। दूसरा है ड्राई एंकर। क्या होता है ड्राई एंकर? इसमें एंकर जो होता है इसको हम सूत्रधार बोलते हैं, खबर के बारे में दर्शकों को शब्दों द्वारा बताता है, मात्र शब्द हैं, दृश्य नहीं है। वो बताता है कि कहाँ कब क्या और कैसे हुआ। ये वो बात है कि जब घटना के दृश्य उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और दृश्यों से उपलब्ध होने से पहले की जो सूचना आपसे पहुंचा रहे हैं वो ड्राई एंकर कहलाती है, बिना दृश्यों के सूचना। इसके बाद है फोन इन। हमने कई बार देखा होगा कि टीवी पर देखते हैं कि खबरें दिखा रहा है और संवाददाता उस घटना स्थल पर मौजूद रहता है। तो क्या होता है इसमें? इस स्थिति में एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाता है। घटनास्थल पर वो जो रिपोर्टर रहता है और वो एंकर से बात करके सूचनाएं पहुंचाता है। रिपोर्टर घटनास्थल पर उपस्थित होता है और वहां से ताज़ा सूचनाएं भेजता रहता है। इसके बाद एंकर विजुअल। किसी भी घटना के दृश्य उपलब्ध होने पर, ड्राई एंकर था, घटना हुई लेकिन दृश्य उपलब्ध नहीं थे, अब है एंकर विजुअल है। किसी घटना के दृश्य उपलब्ध होने पर जब समाचार लिखा जाता है तो उसे एंकर पढ़ता है तो उसे हम एंकर विजुअल कहते हैं। इस समाचार का आरंभ सूचना से होता है और बाद में समाचारों के साथ दृश्य भी दिखाए जाते हैं। तो बच्चों, हमने इसमें पहला पढ़ा फ्लैश न्यूज, ड्राई एंकर दूसरा, तीसरा फोन इन, चौथा एंकर विजुअल। इसके बाद आता है आपका एंकर बाइट।
बाइट का मतलब होता है स्टेटमेंट, कथन। जब एंकर किसी प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्ति का जो जो उस घटना से संबंधित है कथन या बातचीत भी दिखलाता है तो उसे हम एंकर बाइट कहते हैं। इससे क्या होता है, समाचारों की प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। बच्चों इसमें इसके बाद है लाइव। जब समाचार या घटना का सीधे घटना स्थल से प्रसारण किया जाए, सीधा प्रसारण, तो इसे हम लाइव समाचार कहते हैं। अब यहाँ पे घटना स्थल का सूचना का प्रसारण लाइव है तो इसे लाइव समाचार है। इसी तरह हम क्रिकेट मैच को देखते हैं तो वो लाइव टेलीकास्ट होता है। इसके बाद है एंकर पैकेज। पैकेज मीन्स सब कुछ है इसके अंदर। इसमें टीवी पत्रकारिता के सभी आयाम, डायमेंशंस और गुण मौजूद होते हैं। इसमें एंकर द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं हैं, संबंधित घटना के दृश्य हैं, बाइट हैं, ग्राफिक्स हैं, आदि सभी सूचनाएं व्यवस्थित ढंग से दिखाई जाती हैं, इसलिए इसको एंकर पैकेज कहते हैं। देखा जाए तो इसमें जो ये 7वें नंबर का जो है, इसमें पहले 6 इसके जो स्टेप्स हैं वो मिल करके 7वां स्टेप बना रहे हैं एंकर पैकेज। बच्चों इसके बाद इसमें जो आता है वो आता है, अब हम बात करते हैं इंटरनेट पत्रकारिता के। तो बच्चों हम बात करते हैं अब इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में। इंटरनेट पत्रिका आजकल बहुत प्रचलन में है। इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। ये इंटरनेट पत्रकारिता के लिए एक वेब होती है, आपने देखा www, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके माध्यम से हम दुनिया भर की खबरें इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं। तो इंटरनेट पत्रकारिता 2 रूपों में होती है। सबसे पहली, समाचार संप्रेषण के लिए, समाचारों को भेजने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना, और दूसरा, रिपोर्टर अपने समाचारों को ईमेल द्वारा किसी और को भेजना, अन्य स्थान पर भेजना, या समाचारों को संकलित करने के लिए इस्तेमाल करता है तथा उसकी सत्यता और विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए करता है। ठीक है बच्चों, आपने आजकल देखा वायरल टेस्ट देखते हो आप टीवी में कि वो उसको रिवर्स सर्च के द्वारा ये उसकी इंटरनेट जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसको उसकी प्रामाणिकता और उसका वेरिफिकेशन वो करता है। तो इसमें 2 रूपों में कर रहा है, एक तो भेजने के लिए समाचार, दूसरा एक तो अपने समाचार दूसरों को कम्युनिकेट करने के लिए, समाचार संदेश भेजने के लिए, तीसरा समाचारों का संकलन करने के लिए, और उसकी ऑथेंटिसिटी, सत्यता और उसकी जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी, वो इंश्योर करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। बच्चों इंटरनेट पत्रिका का हम इतिहास देखें तो विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रिका का विकास 3 चरणों में हुआ। इसका प्रथम चरण था 1982 से 1992, दूसरा चरण हुआ 1993 से 2001 तक, और तीसरा चरण 2002 से अब तक चल रहा है। भारत की बात करें तो भारत में इंटरनेट पत्रिका का प्रथम चरण 1993 से शुरू हुआ। इसके बाद दूसरा चरण 2003 से शुरू माना जाता है। भारत में सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता या इंटरनेट पत्रिका करने वाली जो साइट है वो है rediff.com है, इंडिया इन्फोलाइन है, सीफी है, और आजकल इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जाता है। वेबसाइट पर या इंटरनेट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। तहलका.com ऐसी साइट है जो एक समय में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी। बच्चों इसके बाद हम लेते हैं अगला टॉपिक है हमारा विशेष लेखन। क्या होता है विशेष लेखन? जब हम सामान्य लेखन से हटकर किसी विशेष विषय पर किया गया जब लेखन लिखते हैं तो उसे हम विशेष लेखन कहते हैं। पत्रकारिता की भाषा में इसे बीट लेखन भी कहते हैं। जैसे कि खेल हो गया, विज्ञान की खबरें हैं, व्यापार की खबरें हैं, ठीक है, दुनिया की और खबरें हैं, वित्त की खबरें हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? बीट हैं, अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग क्षेत्र विशेष की खबरें, तो इसको बीट है। और इसके बाद इस पर हम जो लिख रहे हैं इसको बीट लेखन या विशेष लेखन कहते हैं। बच्चों इसके हम इसमें अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं जिनकी जानकारी होना हमको अत्यधिक आवश्यक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? बीट रिपोर्टिंग जो होती है उसमें किसी विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी होती है, और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विषय से संबंधित गहन विश्लेषण भी किया जाता है। रिपोर्टिंग में सिर्फ तथ्यों की जानकारी है और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में उसका गहन विश्लेषण भी किया जाता है। इसमें
घटनाओं के घटित होने के मूलभूत कारणों और परिणामों पर प्रकाश डाला जाता है। किसके अंतर्गत? विशेषीकृत रिपोर्टिंग के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखें कि संवाददाता और विशेष संवाददाता में क्या अंतर होता है। कि जो संवाददाता, जो रिपोर्टर किसी भी बीट के लिए तथ्यात्मक संकलन करे, डाटा कलेक्शन करे और लेखन करे, उस पत्रकार को या उस पत्रकार को संवाददाता, और किसी विशेष विषय के विशेषज्ञ और विश्लेषक को विशेष संवाददाता कहते हैं। यहाँ से कॉमन है कि जो संवाददाता है वो कॉमन है, किसी बीट के लिए वो डाटा कलेक्ट करेगा, लेकिन जो विशेष संवाददाता है वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए ही होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम बात करें संपादन का कार्य कौन करते हैं। बच्चों, संपादन का कार्य संपादक, सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक तथा उप संपादक करते हैं। अब क्वेश्चन होता है संपादन किसे कहते हैं। संपादन जब वो जो हमारे पास डाटा आ गया समाचारों के लिए, उस डाटा को, उस तथ्यों को पढ़ने योग्य बनाना, उसकी त्रुटियों को दूर करना, अशुद्धियों को को दूर करके उसे छपने योग्य या प्रसारित करने योग्य बनाना का काम ही संपादन कहलाता है। और ये कार्य कौन करता है? देखो आपको पता चला मैंने, संपादक, सहायक संपादक, समाचार उप संपादक, मुख्य संपादक तथा उप संपादक करते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा है कि संपादकीय के साथ संपादक लेखक का नाम क्यों नहीं दिया जाता है। बच्चों, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। संपादकीय लेखन का काम कोई एक संपादक नहीं करता। यह यदि एक संपादक करता भी है और संपादकीय लिखता भी है तो उसमें उसकी निजी राय नहीं होती। संपादकीय जो होता है वो पूरे समाचार पत्र समूह की आवाज होती है, उसमें किसी व्यक्ति का निजी विचार नहीं होता। इसीलिए संपादकीय जब लिखा जाता है तो उस संपादकीय के साथ उस संपादक का, जो लिखने वाले का नाम लिखा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी निजी राय नहीं है, बल्कि ये पूरे समाचार समूह की राय है, समाचार की आवाज है, समाचार पत्र की आवाज मान सकते हैं, इसको हम आवाज कहते भी हैं। बच्चों देखो, आपको इसमें दिखाया ये साइड में जो आपको ये फोटो दिखी है, इसमें एक संपादकीय लिखा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ये संपादकीय नहीं है, एक थोड़ा सा ये एग्जाम्पल है, कुछ अलग एग्जाम्पल जो है ना बच्चों। इसमें इसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। संपादकीय लेखन क्या होता है? किसी समाचार पत्र की रीति नीति के अनुसार किसी सामयिक घटना पर टिप्पणी करता हुआ लेख लिखना संपादकीय लेखन कहलाता है। यह लेख प्रतिदिन छपता है और इसे समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। बच्चों, ये जो साइड में दिया हुआ है ये मात्र लेख है, ये संपादकीय लेख नहीं है, क्योंकि इसमें लेखक का नाम ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, जबकि इसमें इसका नाम नहीं दिया जाना चाहिए। बच्चों, ये गलती से शायद इसमें फ़ोटो मेरे से लग गई है। बच्चों, इसके बाद हमने आज पूरी कक्षा हमने पढ़ ली है और इस पूरी कक्षा के माध्यम से हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया है कि जो संचार है उसके विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं। बच्चों, उम्मीद है आपको ये इसमें जो मैंने जो आपको व्याख्या की है, जो आपको समझाने का प्रयास के समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसको ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।